आइए सीधे आज के विषय पर आते हैं। इतिहास के सभी छात्रों का आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। जब हम गुप्त राजवंश की बात करते हैं तो जाहिर है महान समुद्रगुप्त और उनके प्रतापी बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम सबसे पहले जहन में आता है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच कोई और भी था? आज हम उसी गुमनाम कड़ी को जोड़ेंगे जिसका नाम है रामगुप्त। अगर आप अपनी आगामी अकादमिक परीक्षाओं के लिए इस विषय को पक्का करना चाहते हैं तो ये चर्चा आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। किसी भी विषय को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसे सही ढंग से बांटना जरूरी है। आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह है। 1. रामगुप्त का रहस्य। 2. विवाह गठबंधन संघर्ष। 3. आवश्यक साहित्यिक स्रोत। 4. प्रमुख पुरातात्विक शिलालेख। और 5. स्रोत लेखक अभ्यास प्रश्नोत्तरी। तो चलिए फटाफट अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, रामगुप्त का रहस्य यानी लापता राजा। अगर हम घटनाओं को एक के बाद एक रखकर देखें तो ये कुछ इस तरह जुड़ती हैं। युग 1 जहां प्रतापी समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है, और फिर युग 3 जहां चंद्रगुप्त द्वितीय सत्ता संभालते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो एक छोटा सा अंतराल था वही युग 2 है, रामगुप्त का बेहद संक्षिप्त और उथल-पुथल से भरा शासनकाल। समुद्रगुप्त के बाद उनका बड़ा बेटा रामगुप्त गद्दी पर तो बैठा, लेकिन चीजें उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहीं। अब इस विषय को लेकर अकादमिक जगत में बड़ा विवाद रहा है। पुरानी विचारधारा की बात करें तो पहले के इतिहासकारों ने रामगुप्त को महज एक मिथक मानकर सिरे से खारिज कर दिया था। उनका मानना था कि इतना कमजोर और अयोग्य शासक गुप्त साम्राज्य का हिस्सा हो ही नहीं सकता। लेकिन आधुनिक छात्रवृत्ति ने इस धारणा को पूरी तरह पलट दिया है। आज हमारे पास ऐसे ठोस पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य मौजूद हैं जो रामगुप्त के अस्तित्व की साफ साफ पुष्टि करते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, विवाह गठबंधन संघर्ष संकट में एक राजवंश। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि साहित्यिक ग्रंथों से लिया गया एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। इसे ऐसे समझिए, पहला कदम, शकों ने अचानक गुप्त साम्राज्य पर हमला कर दिया। दूसरा, रामगुप्त जो उस वक्त राजा था, उसने शकों के साथ एक बेहद अपमानजनक शांति संधि कर ली, जिसके तहत उसे अपनी पत्नी को शक राजा को सौंपना था। तीसरा कदम, छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को यह कतई मंजूर नहीं था। उसने खुद रानी का भेष बदला और शक शिविर में घुस गया। और चौथा कदम, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा की हत्या कर दी और बाद में रामगुप्त को भी रास्ते से हटाकर सत्ता पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। इसी एक घटना ने गुप्त राजवंश का पूरा समीकरण बदलकर रख दिया। तो इस पूरी घटना के केंद्र में कौन था? वो थी रानी ध्रुव देवी, जिन्हें ध्रुव स्वामिनी भी कहा जाता है। परीक्षा के लिहाज से ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। शॉर्ट आंसर सवालों में अक्सर ये कीवर्ड पूछा जाता है कि वो कौन सी रानी थी जिन्हें संधि के तहत सौंपने की बात हुई थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, आवश्यक साहित्यिक स्रोत यानी आपको क्या याद रखना है। अब जरा परीक्षा मोड में आ जाइए, क्योंकि ये वो जोड़ियां हैं जो आपको सीधे सीधे नंबर दिलाएंगी। विशाखादत्त ने लिखा देवी चंद्रगुप्तम, बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखी, भोज ने श्रृंगार प्रकाश और रामचंद्र एवं गुणचंद्र ने नाट्य दर्पण की रचना की। इन सभी ग्रंथों में रामगुप्त के अस्तित्व और उस नाटकीय घटना का जिक्र है। इन्हें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। और इन सभी ग्रंथों में जिस एक रचना को आप किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकते वो है विशाखादत्त का देवी चंद्रगुप्तम। ये वो प्राथमिक साहित्यिक स्रोत है जो इस पूरे संघर्ष, रामगुप्त का डर, चंद्रगुप्त की बहादुरी और शकों से टकराव का सबसे विस्तृत ब्यौरा देता है। यही ग्रंथ इस पूरी घटना की सबसे मजबूत नींव है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात जो अक्सर परीक्षाओं में एक ट्रिक क्वेश्चन के तौर पर सामने आती है। जब ज्यादातर लोग सिर्फ संस्कृत नाटकों पर ध्यान देते हैं, तब परीक्षक अबुल हसन अली के मुजम्मल उत तवारीख के बारे में पूछ लेते हैं। यह एक अहम गैर संस्कृत अरबी फारसी स्रोत है जो रामगुप्त की इस पूरी कहानी की पुष्टि करता है। इसे याद रखेंगे तो आपके उत्तर दूसरों से बिल्कुल अलग और सटीक लगेंगे। चलिए अब चौथे भाग पर आते हैं, प्रमुख पुरातात्विक शिलालेख यानी वो ठोस प्रमाण जो हमें जमीन से मिले। इतिहासकार सिर्फ कहानियों या नाटकों पर तो भरोसा नहीं कर सकते ना, उन्हें चाहिए ठोस भौतिक सबूत। और वो सबूत हमें मिलते हैं इन 4 महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों से: संजन ताम्रलेख, काम्बे शिलालेख, सांगली शिलालेख और सबसे अहम दुर्जनपुर या विदिशा के शिलालेख। ये वो निर्विवाद भौतिक प्रमाण हैं जो साबित करते हैं कि रामगुप्त ने वाकई में गद्दी संभाली थी। तो आधुनिक इतिहासकार
इस पूरी पहेली को कैसे सुलझाते हैं? बहुत आसान है। एक तरफ हमारे पास शास्त्रीय साहित्यिक कथाएं हैं जो हमें उत्तराधिकार के संकट और उस पारिवारिक संघर्ष की पूरी नाटकीय कहानी बताती हैं, और दूसरी तरफ हैं पुरातात्विक खोजें जैसे विदिशा के शिलालेख, जो उस कथा के मुख्य पात्र रामगुप्त की शाही उपाधि का निर्विवाद भौतिक प्रमाण देती हैं। इन दोनों को मिलाकर ही इतिहास की तेज तस्वीर पूरी होती है। अब वक्त है हमारे 5वें और आखिरी भाग का, स्रोत लेखक अभ्यास प्रश्नोत्तरी। चलिए देखते हैं आपको कितना याद रहा। तो मेरा पहला सवाल यह है, विशाखदत्त का वो कौन सा अहम संस्कृत नाटक है जो रामगुप्त और शक संघर्ष के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है? जरा सोचिए। बिल्कुल सही उत्तर है देवी चंद्रगुप्तम। जब भी आप गुप्त काल पर कोई उत्तर लिख रहे हों तो इस कीवर्ड को शामिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, अब एक और सवाल जो थोड़ा उलझा सकता है। वो कौन सा ग्रंथ है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है और जिसे रामचंद्र और गुणचंद्र ने मिलकर लिखा था? इसका जवाब है नाट्य दर्पण। अगर आपने ये याद रखा था तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। ऐसे ही सटीक तथ्यों को याद रखना परीक्षा में बहुत काम आता है। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, महज कुछ शिलालेखों की खोज ने रामगुप्त को एक साहित्यिक मिथक से उठाकर गुप्त राजवंश के एक प्रामाणिक शासक में बदल दिया। इससे एक बात तो तय है, इतिहास कभी स्थिर नहीं होता। न जाने ऐसे और कितने मिथक हैं जो बस जमीन के नीचे दबे हैं और खोदे जाने का इंतजार कर रहे हैं। पढ़ते रहिए, सवाल करते रहिए और इतिहास को ऐसे